नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति में जो उथल-पुथल हो रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके निहितार्थ क्या हैं? अभय सर नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा लगता है कि थोड़े घबराए हुए से हैं और जैसा कि वो होता है चुनाव थोड़ा आगे बढ़ता है और हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने मंगलसूत्र और संपत्ति के समान वितरण वगैरह वगैरह का आरोप लगाते हुए घुसपैठियों तक की बात की कि आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे दी जाएगी। साफ तौर पर इशारा मुस्लिमों की तरफ था। कैसे समझे इस चीज को? मैं तो नई परख के मंच पर और दूसरे मंचों पर कमल जी पहले भी ये कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी लगता है कि चुनावी हवा उसके पक्ष में नहीं बह रही है और वो चुनाव हार सकती है या उसको चुनाव में नुकसान हो सकता है, अपेक्षित नतीजे नहीं आ सकते हैं, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि वो सांप्रदायिक राजनीति पर लौट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब सांप्रदायिक राजनीति मुखर तौर पर नहीं कर रही होती है तब वो कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रही होती है, ऐसा नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाना उसके डीएनए में है। लेकिन जब ये चीजें अंतर्धारा के तौर पर मौजूद रहती हैं, वो निकलकर तब सामने आती हैं जब भाजपा में चुनाव जीतने के मामले पर आत्मविश्वास का अभाव पैदा होता है। ये हम लोग पिछले 10 साल में ऐसे कई उदाहरण इस बारे में देख सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब 2015 में महागठबंधन जिसमें लालू और नीतीश जुड़ गए थे आपस में और कांग्रेस भी उनके साथ थी, जब उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो इन लोगों को लगने लगा था कि ये जो जातिगत समीकरण है ये बड़ा मजबूत है इन लोगों का और हम इसके मुकाबले चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जाति चल रही है बिहार में, हिंदुत्व नहीं चल रहा है। जैसे ही उन्हें लगा वैसे ही चुनावी मुहिम के आखिरी दौर से कुछ पहले से अमित शाह ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ये लोग चुनाव जीते तो पाकिस्तान में खुशी के पटाखे छूटेंगे। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी को पराजय से रोक नहीं पाया उनका ये हथकंडा। फिर आप यही चीज 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखते हैं। शाहीन बाग के मुद्दे के ऊपर इन लोगों ने ऐसी तरह की घृणित सांप्रदायिक बातें की। अनुराग ठाकुर ने उसमें कहा कि गोली मारो सालों को। प्रवेश वर्मा ने और भाजपा के दूसरे नेताओं ने, खुद अमित शाह ने उसके अंदर योगदान किया और कहा कि अगर ये लोग जीत गए, अगर आम आदमी पार्टी वाले जीत गए तो हिंदुओं की बहू बेटियों को घर से खींच लिया जाएगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें की गई। ये भी वो कामयाब नहीं हुए। उनको 3 की बजाय थोड़ी सीटें बढ़ गई, 8 सीटों पे आके भाजपा की दावेदारी खत्म हो गई। उसके बाद अभी 2022 में 2023 में जो कर्नाटक का चुनाव था, आप उसको देखिए। कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी को शुरू से लग रहा था कि उनकी पार्टी के ऊपर 40% सरकार चलाने का आरोप लग रहा है, 40% कमीशन की सरकार। तो इसका मुकाबला उन्होंने सोचा कि सांप्रदायिक मुद्दे से करें, तो उन्होंने खुद मंच से बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी चुनाव हार गई। जो पहले दौर का मतदान, आपको ध्यान होगा, पहले दौर के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव का केंद्रीय मुद्दा भ्रष्टाचार का था। दिल्ली भर में पोस्टर लगे हुए हैं, आप देखिए। अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस मुसलमानों की एजेंट है और वो हिंदुओं की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देना चाहती है और आदिवासियों की चांदी और हिंदुओं का सोना लेके मुसलमानों में बांट दे, तो ये बात पहले कहनी चाहिए थी इनको। अभी तक इस बात को छुपाए क्यों रहे? कांग्रेस का घोषणा पत्र आए हुए तो काफी दिन हो गए, तो उस वक्त कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लीगी है। लेकिन ये तो काम मुस्लिम लीग भी नहीं करती थी जो किया गया है। तो 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का वक्तव्य, जिसका कई बार भाजपा चुनाव में भुनाने की इसको कोशिश कर चुकी है, उसको निकाल रहे हैं, उसको वक्तव्य को, और उसके जरिए अपनी सांप्रदायिक गोटी लाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसका उनको कोई लाभ होगा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई समर्थक पत्रकार हैं, मैं उनके आधिकारिक प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा है, वो तो वही कहेंगे जो उनके नेता कह रहे हैं, उसी का समर्थन करेंगे। लेकिन वो लोग जो भाजपा को मानते थे कि भाजपा आसानी से चुनाव जीत रही है, नरेंद्र मोदी के ऊपर ही देश की जनता का विश्वास है, विपक्ष की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग भी नरेंद्र मोदी ने ये जो नया मुद्दा उठाया है कि हिंदुओं की बहू बेटियों के मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब जो बातें कही हैं,
इन बातों को लेके वो भी कोई आश्वस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे पे बड़ी भारी प्रसन्नता की रेखा है। उनसे जब सवाल आज पूछा गया, मैं भी उस बहस में था शामिल, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए भाजपा ये कोशिश कर रही है कि ये मुद्दा बन जाए, वो जाति जाति काम कर रही है, तो उसके ऊपर वो चाहती है कि हिंदुत्व के जरिए जाति को दबाया जाए, पृष्ठभूमि में रखा जाए। इसकी कोशिश भाजपा कर रही है। इसलिए उसने एक ट्वीट किया है उस पूरे मसले को, लेकिन कह नहीं सकते ये बनेगा कि नहीं बनेगा, वो खुद ही कह रहे हैं इस बात को। तो ये एक, जिसे कहते नहीं अंग्रेजी में, एक डेस्परेट अटेम्प्ट, एक निराशोन्मत्त किस्म की कोशिश जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से दिख रही है। और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मैं पहली बार ऐसा होते हुए देख रहा हूं। 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हुआ था, मतदान प्रतिशत भी गिरा, खासतौर से जो सीटें भाजपा की थी। राजस्थान में कितना मतदान प्रतिशत गिरा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मतदान प्रतिशत हम लोग देखते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कितना था और इस लोकसभा चुनाव में कितना था, वो तो एक अलग बात है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, उसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में 18% गिर गया है मतदान। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता ही है, 4-5% इधर उधर, विधानसभा 18% गिर गया। आप इसका अंदाज लगाइए कितना मतदान प्रतिशत गिरा जबरदस्त राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के ऊपर 5 से 7% के बीच में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तो ठीक है, मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसमें सभी को, किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन योगेंद्र यादव और श्रेयस सरदेसाई ने एक आंकड़ा पेश किया है, और वो आंकड़ा बताता है कि जो एनडीए की सीटें थी 102 में, वहां पे मतदान प्रतिशत करीबन 5 से 6% के बीच कम हुआ है, और जो गैर एनडीए सीटें थी वहां मतदान प्रतिशत 4% के आसपास कम हुआ है। यानी मतदान प्रतिशत की जहां ज्यादा मार पड़ी है, वो मार एनडीए की समर्थन वाली सीटों पर, एनडीए की जीतने वाली सीटों पर पड़ी है। तो परिस्थितियां जो हैं वो काफी, जैसा जैसा भाजपा और नरेंद्र मोदी चाहते थे उस तरीके से नई राजनीति हो पा रही है। राजनीति की अपनी गति है, उसमें समुदायों की दावेदारी है, जातियों की दावेदारी है। लोग गिन रहे हैं कि भाई हमारे उम्मीदवार का टिकट काटा तो हमारे बदले में हमारे ही जाति के उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में राजपूतों की एक शिकायत है कि जब ब्राह्मण का टिकट काटा वहां ब्राह्मण को टिकट दिया, जहां बनिया का टिकट काटा वहां बनिया को टिकट दिया, जहां जाट का टिकट काटा वहां जाट को टिकट दिया, लेकिन ठाकुर का टिकट काटा तो ठाकुर को टिकट नहीं मिला। ये सब है। एक चीज जो पहले कही जाती रही भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि उसने ओबीसी जातियों को बड़े अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ा है, दलित जातियों में से भी कई जातियां उसके साथ जुड़ गई हैं। तो ये एक ऐसी थीसिस है जिसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद ही भरोसा नहीं है, और उसको जैसे ही थोड़ी चीजें गड़बड़ होती है वो हिंदुत्व पे आ जाता है। नहीं, ये सही बात है। देखिए, पहले ये बात सिद्धांत में कही जाती थी कि हिंदू एकता किस तरह की होगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखाया है कि हिंदू एकता इस तरह की होगी और इस तरह से होगी, ये उन्होंने करके दिखाया। भाई ऐसा क्यों है कि आज उत्तर प्रदेश में निषादों के नेता भी भाजपा के साथ हैं, राजभरों के नेता भी भाजपा के साथ हैं, कुर्मियों के नेता भी भाजपा के साथ हैं, लोधियों के नेता भी भाजपा के साथ हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो लोग हिंदू एकता करना चाहते हैं। अब समस्या क्या है कि जो कमजोर जातियों के नेता होते हैं भाजपा के साथ जाते हैं, उसको उनको 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 मजबूत करते हैं, लेकिन वो ऊंची जातियों की तरह भाजपा के जेबी वोटर नहीं है। वो भाजपा में जाते भी हैं और आ भी जाते हैं लौटकर। जैसा इन नेताओं में से कई नेता विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ नहीं थे। कोई जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पर ये भाजपा में ही बने रहें। तो हमेशा इन लोगों की वफादारी जो है वो उस तरह से स्थायी नहीं होती है भाजपा के प्रति, जिस तरह दूसरी ऊंची जातियों की, या जिनको आप द्विज जातियां कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न कास्ट कहते हैं, उनकी वफादारी होती है। दूसरे एक और पहलू है उसका कि मायावती के उदासीन हो जाने के कारण भी और मायावती के ग्राफ के गिरने के कारण भी भाजपा ऐसा कर पाने में समर्थ हुई थी। ये भी एक कारण था। इस चुनाव में मायावती ने, जैसा मैं समझता था वैसा नहीं कर रही है। मैं वैसे मानता था कि मायावती पूरी तरीके से भाजपा का खेल खेल रही है। लेकिन अभी जब मायावती ने जिस तरह टिकटों का वितरण किया है, जब उसके ऊपर आप एक निगाह डालें और निष्पक्षता से सोचें, तो ऐसा लगता नहीं है कि मायावती सिर्फ भाजपा का ही खेल बनाने के लिए अपनी राजनीति कर रही है।
मुझे लगता है कि मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि वो बार-बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। क्योंकि उनके लिए ये करो-मरो का चुनाव है। अगर इस चुनाव में भी उन्हें 5-7% वोट मिला और 0 सीटें मिली, पिछले विधानसभा चुनाव में 13% वोट मिला था और 1 सीट मिली थी विधानसभा की। लेकिन इस चुनाव में भी अगर वैसा ही नतीजा रहा, 13% ही वोट मिला उन्हें या 13% से कम वोट मिला, तो उन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी लोकसभा की। तो मायावती की राजनीति बिल्कुल अंत में खात्मे में पहुंच जाएगी। और अगर कहीं नगीना विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर रावण ने अच्छा प्रदर्शन किया, चुनाव जीत लिया तो बहुत बड़ी बात है। और अगर चुनाव जीतते जीतते वो रह गए, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, दूसरे नंबर के उम्मीदवार रहे वहां पर, तो फिर जो दलित ब्यूरोक्रेसी है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की दरअसल पीछे से चलने वाली एक चालक शक्ति है, उसका ध्यान चंद्रशेखर के ऊपर टिक जाएगा और वो मायावती के विकल्प के रूप में उनको देखने लगेंगे और ये चीज मायावती को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक संकट ये भी है, खासतौर पे बिहार के संदर्भ में, कि उसने ऊंची जातियों के उम्मीदवार ज्यादा उतार दिए हैं पिछड़ी जातियों की तुलना में? बिहार के संदर्भ में जानता हूं कि जितना अनुपात है उससे ज्यादा उन्होंने सीट दिया है ऊंची जाति के सदस्यों को। तो क्या इससे भी एक हिंदुत्व एक जोड़ने की जरूरत है कि बिहार में तो भाजपा की छवि ब्राह्मण बनिया और भूमिहार कायस्थ पार्टी की है। क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए थे, तो भाजपा ने उससे पहले भी कोशिश की कि भाई अब तो अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अति पिछड़ी और दलित जातियों में भी उन्होंने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, उनके नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा उन्होंने, मांझी को जोड़ा, कुशवाहा को जोड़ा, मदन सहनी भी अभी हाल तक भाजपा से ही जुड़े हुए थे। फिर पासवान को जोड़ा, चिराग पासवान जो नाराज बैठे थे उनको भी अपने साथ जोड़ा। इस तरह करके भाजपा ने एनडीए की जो बिसात अच्छी तरीके से वहां पर बिछाई। लेकिन इस प्रक्रिया में हुआ कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भरती रहती, कोशिश करती रहती, तो फिर वो अपने टिकटों के बंटवारे में सारे समाज को ध्यान में रख के टिकटों का बंटवारा करती, क्योंकि सभी समाज के लोगों के उसे वोट चाहिए होते हैं। अभी क्या है, उसमें इन लोगों के नेताओं ये इन जातियों के वोटों की गोलबंदी इन नेताओं के हवाले कर दी गई है और भाजपा ने फिर से ऊंची जातियों को अपना दे दिया है टिकट। तो फिर से भाजपा घूम फिर कर पुनर्मुष्को भवी, पुनः बिहार का जो एक छोटा समाज है, ऊंची जातियों वाला समाज है, जो बहुसंख्यक समाज नहीं है हिंदुओं के भीतर, उसकी पार्टी फिर बन के रह गई। एक चीज मेरे मन में ये भी आती है कि क्या प्रधानमंत्री थोड़े भ्रमित से हैं, क्योंकि कल जो उन्होंने भाषण दिया था आज उससे अलग अलीगढ़ में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी मलाई जो है ऊंची जाति मुसलमानों में खाती रही हैं और जब मैं पसमानदा के हक की बात करता हूं तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो वो किसी दिन कुछ बोलते हैं, किसी दिन कुछ और बोलते हैं, ये भी कहा जा सकता है क्या? पूरी तरीके से देखिए, मुझे तो विचलित लग रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी को मैंने इस तरह से विचलित होते हुए कभी नहीं देखा। आप सोचिए जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या वास्तव में उन्हें यकीन है कि इस तरह की बातें सुनकर हिंदुस्तान का मतदाता उन्हें वोट दे देगा? क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं को, भले ही कितने भी वो मुसलमान विरोधी क्यों ना हो, उन्हें लगता है कि ऐसा कोई पार्टी कर सकती है कि उनके घर का सोना उन्हें छीन के मुसलमानों के बीच में बांट दिया जाए? ये बात कहना कि मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है, ये एक अलग बात है। भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक सामान्य वक्तव्य है, जिसका आप तरह तरह के लोग मतलब निकालते हैं कि भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे क्या होता है, जैसे मुसलमान अपराधियों को प्रोत्साहित दिया जाता है या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बहुत सी आप नाज लगा सकते हैं आप, मतलब ये लोगों की कल्पना शक्ति, जैसे कहते हैं मुसलमान तुष्टीकरण होता है, तो इससे लोगों की कल्पना शक्ति को आप अपील करते हैं कि दरअसल तुष्टीकरण का क्या मतलब है। कभी भाजपा साफ तौर पे नहीं बताती तुष्टीकरण का क्या मतलब हुआ है? लेकिन अब तो वो तुष्टीकरण का ठोस मतलब बता रहे हैं, वो ये है कि आपकी संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे दी जाएगी। क्या मतदाता इतना बेवकूफ है कि वो ये बात मान लेगा? भाजपा का समर्थक मतदाता भी सोच रहा होगा, अरे क्या क्या बात बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो कोई तुक नहीं, इस बात की तो कोई तुक नहीं रही। जब तक आपकी बात लोगों को तर्क संगत लगेगी, क्या बात ये कि एक दिन जैसे ही वैसी ही बात है, जैसे दिल्ली चुनाव में कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट मिले तो मुसलमान आपके घरों में घुस जाएंगे, हिंदुओं की आपकी बहू बेटियों के साथ रेप करेंगे और उनको खींच लेंगे। तो दिल्ली के हिंदुओं ने इस बात पे यकीन किया क्या?
एक चीज़ ये है कि क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो मीडिया का इकोसिस्टम है, वो भी काफ़ी कुछ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति की मदद करता है? जैसे कि अभी मैं देख भाई रहा था कितना भी मदद कि करता रहे, देखिए कितना भी मदद करता रहे, लेकिन ऊल जलूल अगर आप बात करेंगे तो उस मदद का कोई फायदा नहीं होगा आपको। वो मदद की मीडिया ने, उनकी खूब मदद की मीडिया ने, जब उन्होंने कहा 400 पार, तो उसको पूरी तरह एम्पलीफाई किया उस इकोसिस्टम ने, और पूरी बहस को यहाँ पे ला दिया कि 400 पार। अब 400 पार की कोई चर्चा हो रही है मीडिया में, बताइए? मैंने तो कई दिन से नहीं सुना 400 पार। अब तो बात ये हो रही है कि भाई भाजपा क्या 303 सीटें प्राप्त कर लेगी। जब मैंने कहा कि 303 सीटें भूल जाइए, अब तो 272 के लाले हैं, तो किसी ने मेरी बात का ऐसा खंडन नहीं किया कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम तो 400 पार जाएंगे, 370 मिलेंगी भाजपा को, किसी ने नहीं कहा। दिक्कत की बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में लोगों को लगने लगा है कि ये चुनाव फंस गया है। ये भाजपा के लिए उस तरह का केक वॉक नहीं है, मतलब भाजपा आराम से चहलकदमी करते हुए, हरी घास पर चहलकदमी करते हुए तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने नहीं जा रही है। और कई तरह के अंदेशे हैं, क्योंकि पराजय जो है वो कई रूपों में आ सकती है। पराजय ये नहीं कि पराजय में 150 सीटें रह जाएंगी, यही पराजय नहीं है केवल, या 200 सीटें रह जाएंगी। पराजय कई रूपों में आ सकती है, 200 सीटें भी रह सकती हैं, 250 सीटें भी आ सकती हैं, 250 सीटें भी आ सकती हैं। 250 सीटों पर भी पराजय है आपकी। 250 सीटों के बाद फिर आप वाईएसआर रेड्डी और नवीन पटनायक की मदद से सरकार बना लेंगे अपने, ये सही बात है। चंद्रशेखर राव को तो मदद देंगे नहीं कि उनकी बेटी को आपने जेल में डाल रखा है, या वो शर्त लगाएंगे कविता को छोड़ो तब मदद मिलेगी उनको। तो ये फिर गठजोड़ सरकार बनानी पड़ेगी। तो वो नरेंद्र मोदी की ऊंची नाक का क्या होगा? मैं तो नहीं कहूंगा कि कटी हुई नाक का प्रधानमंत्री होगा, मैं कहूंगा नीची नाक वाला प्रधानमंत्री होगा। कई बार ये कहा जाता है कि इस तरह के मुद्दे हाल फिलहाल में चले भी हैं, जैसे कन्हैया लाल के मर्डर के मामले को माना जाता है। खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि वहां के चुनाव पर वो एक कारक रहा और प्रमुख कारक रहा। तो क्या हमें आगे के चरणों का इंतजार करना चाहिए अगर नहीं वोट चला, बढ़ने मैं नहीं लगता है? मानता हूँ। ये देखिए, ये भाजपा की तरफ से ये बातें कही जाती हैं। मैं तो ये मानता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस ने गलत रणनीति की वजह से, अपनी रणनीति की कमी की वजह से झटका खाया है। वरना बहुत अच्छी जमीन अशोक गहलोत ने बनाई थी। जो काम वो विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं, अगर बेनीवाल की पार्टी के साथ में, अगर आदिवासी पार्टी के साथ में, अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ में विधानसभा में गठजोड़ कर लिया होता तो इस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं होते। एक आखिरी सवाल तेजस्वी यादव के एक बयान के बारे में। हालाँकि वो बयान उन्होंने एक तरीके से अपने पिता के ज़्यादा संतान होने के संदर्भ में दिया कि अम्बेडकर 14वीं संतान थे, सुभाष चंद्र बोस भी 14वीं थे, नीतीश कुमार भी 5 भाई-बहन हैं, मोदी जी 6 हैं, वगैरह-वगैरह। लेकिन मैं परिवारवाद के संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या परिवारवाद और वंशवाद दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि परिवारवाद ही वंशवाद की तरफ जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमसे। जी। प्रोफेसर, मैं इसमें थोड़ा सा एकेडमिक हो जाना चाहता हूँ इस वक्त। तो प्रोफेसर धीरूभाई शेठ जो है वो हमेशा कहते थे कि परिवारवाद कोई समस्या नहीं है। एक पिता का बेटा भी अगर पिता की तरह सांसद बनना चाहता है, या मंत्री बनना चाहता है, या मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ये अपने आप में कोई समस्या नहीं है। ये हर जगह होता है, अमेरिकन लोकतंत्र में भी होता है, कई जगह आपको इस तरह की बात मिलेगी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो वंशवाद होता है, डायनेस्टिक रूल, फैमिली नहीं, डायनेस्टिक रूल जो होता है, उसमें एक तरह का एंटाइटलमेंट, एक तरह का हक होता है भाई, कि हमारा प्रधानमंत्री बनने का अधिकार केवल हमारे ही परिवार को है। राहुल गांधी ने उसकी कई झलकियां दी थी। राहुल गांधी ने एक बार कह दिया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि मैं जब चाहता हूं, मैं जब चाहूंगा तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो बात कही जाती है उससे ये बात निकलती है। तो अगर आलोचनाओं को सही जगह केंद्रित करना है, ये परिवारवाद और वंशवाद दो अलग अलग चीजें। वंशवाद एक अलग चीज है, जो कि पुराने जमाने में जो राजाओं के वंश हुआ करते थे, जो सैकड़ों वर्षों तक हुकूमत किया करते थे, 250 साल उनका वंश चला, 160 साल उसका वंश चला वगैरह, इस प्रकार की जो मुगल साम्राज्य या नंद वंश का साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य, ये सब जो होता था, इसके ये अगर लोकतंत्र में होने लगेगा तो उसके ऊपर तो आपत्ति होगी ही। मैं भी इसका आलोचक हूं, इसके खिलाफ संघर्ष करता रहा हूं, आप भी इसके आलोचक होंगे, सब होंगे।
लेकिन अगर किसी किसी पिता के बेटे को टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत गया, तो ये तो अपने आप में कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, थोड़ी ना है कि जो परिवार की लीगेसी होती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, एक्टर का बेटा एक्टर हो जाता है, तो अगर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी भारी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर जब वो वंशवाद वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, एंटाइटलमेंट बन जाएगा, तो उसमें मुश्किल होती है। नहीं, लेकिन जैसे इलाहाबाद से विवेक त्रिपाठी को टिकट दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे, उनके केसरीनाथ त्रिपाठी उनके बेटे हैं। मेरे शहर सासाराम से मुन्नीलाल के बेटे को दिया गया सर्वेश राम। इन सबको प्रस्तुत किया गया कि युवा नेता हैं, लेकिन जब इनको टिकट दिया गया तो किसी कार्यकर्ता के हक को मारा गया। ये माना गया कि नेता के बेटे हैं, विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे को दिया गया, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी लिस्ट है भाजपा में, तो वो भी बुराई ही है। नहीं, सवाल इस बात का है कि जो क्या राजनीति में परिवार को महत्व नहीं मिलना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। राजनीति में परिवार की क्या भूमिका है? अगर आप ये कहते हैं कि राजनीति में परिवार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, जैसे ही किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति सांसद बने, वैसे ही दूसरे लोगों को तुरंत कह देना चाहिए कि अब हम सांसद पद की उम्मीदवार नहीं है, हमें नहीं चाहिए टिकट। हम अगर ऐसा टिकट मांगेंगे तो ये अनैतिकता होगी। क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से इस जो चर्चा होती है, उस चर्चा को ये गलत दिशा में ले जाने की कोशिश है। ये इस तरह से चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। समाज जो है वो परिवारों से मिलकर बना है। परिवार समाज की सर्व प्रमुख और चालक शक्ति है, इकाई है। परिवार की कोई ना कोई भूमिका जरूर रहेगी राजनीति में। वो भूमिका क्या होगी? क्या भूमिका केवल जो एक व्यक्ति राजनीति में है और सफल हो गया है, केवल उसको उसकी सेवा करने की भूमिका होगी, या और कोई भी परिवार के बारे में कुछ कर सकता है, सोच सकता है, कह सकता है? तो ये देखने की बात है कि कहां पर परिवार को एक नाजायज महत्व दिया जा रहा है, कहां पर एक स्वाभाविक गति से के परिवार के लोग सामने आ रहे हैं। हर मामले को अलग अलग करके देखना होगा इसमें। लेकिन जहां पर डायनेस्टी बन गई है और उस डायनेस्टी के सब लोग उसका भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वो अपने आप में आपत्तिजनक है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली और चमत्कारी नेता है, उसके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं और उन गुणों के कारण लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी वजह से पार्टी के वोट बढ़ जाते हैं, और वो चुनावों को जिताता है, मदद करता है, जहां जाता है लोग बड़ी बड़ी संख्या में उसको सुनने के लिए जुड़ जाते हैं, लोग प्रतीक्षा करते हैं कब वो वक्तव्य दे, तो ये उस व्यक्ति की अयोग्यता तो मानी नहीं जा सकती, ये तो उसकी खूबी ही मानी जाएगी। और कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा, कोई भी आंदोलन उसका लाभ उठाएगा। लेकिन इसकी भी सीमाओं को देखना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इस तरह बात करने लगे जैसे मोदी जी बात करते हैं, मोदी ये करेगा, ऐसे मोदी कोई व्यक्ति हो, मोदी ये करके दिखाएगा, मोदी वो खुद नहीं है, अन्य पुरुष में बात करने लगे, जब वो अपने आप को ही एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह पेश करने लगे, तब फिर वो वहां भी एक समस्या पैदा हो जाती है। इंदिरा गांधी में भी ये समस्या थी, नरेंद्र मोदी में भी ये समस्या थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू में ये समस्या नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जब बीमार थे, जब वो 62 में तीसरी बार जब उन्होंने दावा किया प्रधानमंत्री पद का, तो उन्होंने 361 सीटें प्राप्त की। उसके 2 साल बाद उनका देहांत हो गया। और जब वो बीमार थे और जानते थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को अपने पास बुलाया और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बुलाया और उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि ये जो व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री, बिना विभाग के मंत्री थे, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे उनके मंत्रिमंडल में, मैं चाहता हूं कि ये मेरे उत्तराधिकारी बने। और बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी उनकी, लाल बहादुर शास्त्री की, लेकिन प्रधानमंत्री मानते थे कि ये, वो ब्राह्मण भी नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू की तरह बड़े खूबसूरत और अंग्रेजी नारी नहीं थे, कोई बड़े लेखक और बुद्धिजीवी भी नहीं थे वो, लेकिन वो अपनी जगह उनको प्रधानमंत्री बनने की, अपनी विरासत उनको सौंपने का अनुरोध करके उनका देहांत हुआ और उनकी बात को कांग्रेस ने माना। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, इंदिरा गांधी का नाम नहीं उन्होंने प्रपोज किया। इंदिरा गांधी उसके पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी थी उन्हीं के जमाने में। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं।
हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपका धन्यवाद।